गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक खिली खिली खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होश मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे जनाब। और उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ एक नए अज़्म के साथ करना चाहिए। और जनाब कुछ चीज़ें भी है जो आपके साथ हमने शेयर करनी, वो ये है कि तालीम और तरबियत में ना बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आला तालीम रखता हो और साथ ही साथ इसकी तरबियत भी बिल्कुल ही तालीम जैसी आला ही हो, क्योंकि तालीम हमें चीज़ों के बारे में इल्म देती है, आगाही देती है और कई चीज़ों के बारे में हमें शऊर भी देती है। लेकिन तरबियत के बगैर ना तालीम का कोई भी किरदार नहीं होता है। और अगर आपकी तरबियत अच्छी है ना, तो भले ही तालीम आपकी बेशक थोड़ी क्यों ना हो, आप मुआशरे में एक बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हम हमेशा ना पढ़े लिखे लोगों को बहुत काबिल और आलिम और फाजिल समझते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों को हमेशा से हमारी सोसाइटी जाहिल करार देती है या उन्हें इग्नोर किया जाता है। ये सच भी है और ये बड़ा कड़वा सच है कि पढ़ा लिखा शख्स और अनपढ़ कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि तालीम के ज़रिए हमें चीज़ों को देखने और लोगों को समझने का एक जो हमारा ज़ाविया होता है, हमारा जो परसेप्शन होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो अब आने वाली नस्ल है, उसमें तरबियत का फुकदान पैदा होता जा रहा है। इसकी एक मिसाल आपके सामने रखूँगी, और जिससे कि बड़े बड़े स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बावजूद भी हमारे जो बच्चे हैं या जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, उनमें अखलाकियात की कमी क्यों पैदा होती जा रही। क्या वजह है कि जो नौजवान है, जो यूथ है हमारी, वो बड़ों का अदब नहीं करती है, अपने इक़दार से, अपनी रिवायात से बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है, उसको भुलाती जा रही है। और क्या वजह है कि इतनी तालीम हासिल करने के बावजूद भी वो दीन से भी दूर हैं और अपनी इस्लामी रिवायात को भी भुला बैठे हैं। लेकिन इस वक्त जनाब जिस अमर की ज़रूरत है वो ये है कि वालिदैन और असातिज़ा मिलकर बच्चों की ना अखलाकी और रूहानी तरबियत कर सकते हैं। और जिस तरह पहले के ज़माने में किया करते थे कि वालिदैन जो है घर में अपने बच्चों को बताया करते थे कि क्या अखलाकियात होती हैं, हमने मुआशरे में किस तरह एक बेहतर शहरी के तौर पर जो है निकलना है। हमारे असातिज़ा सिर्फ सिलेबस के हवाले से हमारे ऊपर तवज्जो नहीं देते थे, अखलाकियात के हवाले से भी, एक मुआशरे में बेहतर मुआशरा तकमील पाने के हवाले से भी हमें बताते थे कि आपने किस तरह एक बेहतर इंसान बनना है, आगे जाके आपने किस तरह सोसाइटी को बेहतर करना है। तो इस हवाले से भी हमें बताया करते थे। तो इस अमर की आज अशद ज़रूरत है कि हमारे जो वालिदैन हैं और हमारे असातिज़ा मिलकर, जिस तरह पहले मिलकर बच्चों को बताया जाता था, बच्चों को समझाया जाता था अपने दीनी इक़दार के हवाले से, अपनी रिवायात के हवाले से, अपने मुआशरे के हवाले से, तो इसलिए अभी भी हमें इन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। उनको वाज़े तौर पर इस चीज़ के हवाले से बताना चाहिए। तो आज का जो जनाब दिन का आगाज़ था, हफ़्ते का आगाज़ था, मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एक नसीहत भी थी और एक बड़ी अच्छी एडवाइस थी आप लोगों के लिए कि किस तरह हमने मुआशरे की तकमील के लिए और बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। तो जब तक हमारी जो यूथ है वो आगे नहीं बढ़ेगी और बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं पाएगी और नशोनुमा के साथ साथ मुआशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं करेगी ना, तो मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जनाब बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपने आज के प्रोग्राम का। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं और जनाब हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से जितने भी दरपेश मसाइल हैं ना, उनका बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करें। और जनाब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। और आजकल जनाब जिसे देखें ना, उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है और वो इसी दुनिया में गुम रहता है, मगन रहता है। और ऐसा लगता है कि जनाब जो मोबाइल फ़ोन है ना, वो हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा बन चुका है और हमारी आदतों में शामिल हो चुका है। और बहुत से लोगों के लिए ये किसी लत से कम भी नहीं होता है। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, यहाँ तक के वॉशरूम्स में भी
हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इस कदर आम हो चुका है कि ऐसा लगता है जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि फ़ोन आपको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि आपकी जो नज़रें हैं जिस स्क्रीन पर जमी हुई होती हैं, ये जो नीली रोशनी निकल रही है, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि जनाब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, इनके फ़ायदे भी होते हैं और इनके नुकसानात भी होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन के कुछ फ़वाइद ज़रूर हैं और नुकसानात भी हैं। हम सब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के फ़ायदे के बारे में तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों पर क्या बुरे असरात मुरतब करते हैं और इस बारे में शायद लाइल्म है या हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। लेकिन आज हम ये कोशिश करेंगे कि फ़वाइद के साथ साथ आपको नुकसानात के बारे में भी आगाह करें, क्योंकि मुझ समेत आप सबकी ये बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन इसके इस्तेमाल को कैसे फ़ायदे में लाया जा सकता है, हम किस तरह अपना जो स्क्रीन टाइम है वो मैनेज कर सकते हैं, बच्चों और जो नौजवान हैं उनके हवाले से कैसे इसको मुफीद बनाया जा सकता है, बिकॉज़ इसको छोड़ा नहीं जा सकता। स्क्रीन टाइम कम किया जा सकता है, बिल्कुल ही कम नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, किस तरह स्क्रीन टाइम को हमें डिवाइड करना चाहिए, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं और किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर नासिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज योर कंट्रीब्यूशन कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि ये जिस तरह आपने ठीक है, ये घर का मसला है और रोज़मर्रा में जितना हमें इस फ्रीक्वेंटली सिनेरियो का सामना करना पड़ता है, शायद कोई डिजीज़ हो या कोई और मसला हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमारे अब कह लें कि एक आदत बन चुकी है कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा बन गया है कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है और वो स्क्रीन टाइम हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है। पहले हमारे पास पेशेंट आते थे, अच्छा। तो वो ये कहते थे जी कि मुझे जो कुरान पाक के रूफ या अखबार नहीं पढ़ सकता। अब कोई ऐसा नहीं जिक्र, आप कहते हैं जी कि मुझे मोबाइल के जो है वो फॉन्ट या मुझे मोबाइल के जो अल्फाज वो ठीक नज़र नहीं आते। सही। तो वो टोटली शिफ्ट हो गया, जो हमारा जो टेक्नोलॉजी या जो हमारा ऑफ कोर्स जो है जो टेक्स्ट बुक से लाइफस्टाइल जो है टोटली टुवर्ड्स चेंज हो गया हुआ है। अच्छा, क्या मतलब इस स्क्रीन टाइम से हमारे आंखों पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर हो सकता है इसके ऊपर? अच्छा, एक तो ये कि पहले जिस तरह हमारी बात हुई, हमारे पास पेशेंट आई डिपार्टमेंट में आता है। अच्छा। कहता है जी कि बैक एक है, कहता है जी कि नेक पेन है, कहता है जी कि मूड जो है एजिटेटेड रहता है, चिड़चिड़ापन सा है। अच्छा। स्लीप मेरी डिस्टर्ब हो गई है। ओके। फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, जैसे आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, रेडनेस है, ठीक है। और इन सारी अलामात के बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सारा कुछ छोड़ कर उस मरीज़ के पीछे लग जाते हैं कि शायद जी को बहुत कोई कम्प्लेक्स आकुलर या आई की डिजीज़ के साथ पेशेंट आया है। हम सारी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड एवेल्यूएशन करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम नहीं सिवाय इसके कि उसको CVS है। CVS मीन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ठीक है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मीन्स कि आप चाहे वो उसमें आपका स्क्रीन का इस्तेमाल चाहे इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप हो, चाहे आपका सिस्टम हो, ये चाहे मोबाइल की शक्ल में हो, तो ये स्क्रीन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये इसने एक स्पेशल एक डिजीज़ एंटिटी की शक्ल इख्तियार कर ली है, विच इज़ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बन चुका है ये, जो हम लोग स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाकायदा तौर पर ये एक डिजीज़, एक बीमारी डिक्लेयर हो चुकी है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। और इसमें जिस तरह बिल्कुल आपने बड़ा रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है और ये पब्लिक के लिए मेरा ख्याल इस वजह से मैं ज़रा साइंटिफिक या ऑफ्थेल्मिक टर्म से आपसे बात करूँगा। अब होता है कि देखें, सूरज से भी ब्लू लाइट आ रही है। हाँ जी। हमारे जितनी जो LEDs हैं, हाँ टीवी वगैरह या जो स्मार्टफोन है, ये LED टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। LED टेक्नोलॉजी से भी आपकी ब्लू लाइट निकलती है। सही। लेकिन जब देखें आपका जिस तरह वही बात है कि आप बाथरूम में भी सोते जागते जिधर भी आप जाएंगे एक्सेसिव यूज होगा तो ये ब्लू लाइट आपकी आंखों को डेंजरसली, आपको बड़ा स्ट्रांगली, इसको बड़ा सीरियसली डैमेज कर सकती है। फॉर एग्जांपल आपका लेंस, आंख के अंदर जो लेंस होता है उसको। अच्छा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, वैसे जो ओल्ड एज पेशेंट में होती है। अच्छा। 60 ईयर्स के बाद होती है। लेकिन ज़ाहिर जितना आपका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ब्लू लाइट एमिशन होगी, तो ये आंख के जो वो वाले फोटो रिसेप्टर हैं, वो वाला हिस्सा है जो स्पेसिफिकली जो देखने से रिलेटेड है, मैकुलर एरिया, उसको डैमेज कर देती है। और उसका ये कि आप ये कह लें कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन काजेज ऑफ
इरिवर्सिबल विजुअल लॉस है। तो इसलिए कि उस ब्लू लाइट आपको डैमेज करती है। फिर ऑफ कोर्स जो ग्लेयर है, जैसे आप अगर स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो ओवरहेड लाइट्स हैं या खिड़की से जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो अगर डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ेगी तो उस रिफ्लेक्शन से एक ग्लेयर पैदा होगी, तो वो ग्लेयर जो है आपको एडवर्सली आंखों को डैमेज कर सकती है। तो उसमें जिस तरह आपने राइटली सेट कि इसको अगर आप फॉर इंस्टेंस इस तरह लेके चलेंगे तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का शिकार हो जाएंगे। और आपको, और फिर ये कि जो ब्लू लाइट है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट हैजर्ड्स ऑफ ब्लू लाइट इज एक मेलाटोनिन जो हार्मोन सेक्रेट होता है जो दैट काजेस जो स्लीप जो दैट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। आप जो मेलाटोनिन जो है दैट इज ब्लॉक्ड बाय द ब्लू लाइट। अगर आप ज्यादा, तो उससे ये कि आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आ जाएंगे। आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी तो आपका नेक्स्ट डे का जो काम है वो सारा वो नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप रात को अगर अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हैं तो आप सुबह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आपने देखा है कि हम लोग तो बड़े तो यूज़ कर ही रहे हैं फ़ोन का, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लेकिन बच्चे भी, छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। साल का बच्चा होता है तो उसको राइम्स लगा के दे दी जाती हैं, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है तो वो उसके ऊपर पोइम्स देखता है, या बच्चे गेम्स भी उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर खेल रहे होते हैं, तो उनकी आंखों के ऊपर कितना इम्पैक्ट उस एज में पड़ा होता है? देखिए, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अब देखें, जो छोटे बच्चे हैं उसमें उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। एक तो ये है कि जो कोरोना में, कोविड में जो ई लर्निंग उस पर शिफ्ट हुई, लेकिन ई लर्निंग के चक्कर में उन्होंने एक्सेसिव यूज शुरू किया। आप ई लर्निंग में लेक्चर्स की बजाय कुछ और उन्होंने साइट्स खोली होती थी, ठीक है। इसके अलावा ये कि ज़ाहिर है जब घर में पेरेंट्स ने अगर कोई और उनका काम करना है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिए, ठीक है। तो उससे जब एक्सेसिव यूज हुआ तो हुआ ये कि इसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडीज अक्रॉस द पाकिस्तान और अक्रॉस द ग्लोब हुए हैं। तो उसमें उन्होंने ये बिल्कुल साइंटिफिकली एस्टेब्लिश किया है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी नज़र की कमज़ोरी होती है या स्क्विंट या टेढ़ापन होता है, उनमें ये और स्क्विंट जो है वो स्क्विंट वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है और नज़र की कमज़ोरी और बढ़ सकती है। इवन, हालांकि इस पर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो इवन जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं, नज़र की कमज़ोरी नहीं है या टेढ़ापन या डिविएशन नहीं है, उनमें भी ये जो स्क्विंट या डिविएशन या नज़र की कमज़ोरी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ आपके मोबाइल स्क्रीन टाइम। तो कितना, मतलब स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा, दिन में कितने देर यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल है? हॉनेस्टली स्पीकिंग, जाहिर है जब जो आप जैसे आप ई लर्निंग ले लें या आप देखें कि जब आप ये कोरोना की वजह से स्पेशली जो शिफ्ट हुआ जो वर्चुअल लर्निंग या इस सिस्टम में, तो उसमें ये होता है कि इसके ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ जी। आपके ज़ाहिर अगर मीटिंग्स हैं तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वो ऑफ कोर्स उसके आपके रिसोर्सेज काफ़ी सारे। इसी तरह ई लर्निंग में अगर आपने स्पेशल इंस्टीट्यूशन और फिर ई लर्निंग, ऑफ कोर्स उसके जो रिसोर्सेज में काफ़ी सारा फ़र्क बेनिफिट है, लेकिन आपने इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, ठीक है। देखिए आप IT के लोग हैं, अब हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जिनकी 10 से 12 घंटे तक IT की सिटिंग होती है, जिन्होंने स्क्रीन के सामने ही रहना है। देखिए वो एक जेन्युइन उनकी प्रोफेशनल डिमांड है। और ज़ाहिर है आजकल जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इश्यूज़ हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसको उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको ज़ाहिर है प्रोफेशनल डिमांड्स को मीट करना है। हमारी जो ई लर्निंग की या जो इस तरह जो एक जेन्युइन डिमांड्स है वो तो हमने करनी है, लेकिन एक्सेसिव की तरफ हमने नहीं जाना, ठीक है। उसका ये कि जैसे अगर आप जिन लोगों का जेन्युइन जो प्रोफेशनल डिमांड्स हैं उसके लिए कुछ मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? फॉर इंस्टेंस देखें, एक तो ये कि आपका जो स्क्रीन है उससे आपकी जो अर्गोनॉमिक्स हैं, जो आपकी जो बॉडी पोजीशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ये आप उसको मेंटेन या इंश्योर नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप विद डिजास्टर, ठीक है। आपके पहले तो ये बैक जो है प्रॉपरली फिट इन साथ स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल साथ से। आपकी पोजीशन इस तरह होनी चाहिए कि जो आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट लगे होने चाहिए, ठीक है। आपका जो स्क्रीन से डिस्टेंस है ये 20 से 28 इंच होना चाहिए, 20 से 28। और आपका जो स्क्रीन का जो बिलो द आई लेवल 15 से 20 डिग्री बिलो द आई लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आप इंश्योर करते हैं, ये जो आपकी पोजीशनिंग, तो इससे बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। बाकी देखें, जब आप मोबाइल या स्क्रीन आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें होता बेसिकली ये है कि नॉर्मली 15 से 20
जो ब्लिंक्स हैं पर मिनट आप क्या आप ब्लिंक करते हैं 15 टाइम्स, ठीक है। लेकिन ये जब आप स्क्रीन या लैपटॉप या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपका जो ब्लिंकिंग टाइम है ये 5 से 6 रिड्यूस हो जाता है। वो ब्लिंकिंग टाइम रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि आपकी आंखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठते हैं तो हमारी आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। जी तो कि वो ड्राई होना शुरू हो जाती है कि वो ब्लिंक नहीं करते। हाँ जी तो ड्राइनेस की ज़ाहिर है ऑफ कोर्स फिर आगे फर्दर जो है बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आंख को परमानेंटली भी इन लेटर स्टेजेस, ठीक है। तो अब एक तो हो गया कि अर्गोनॉमिक्स आपकी पोजीशनिंग है, ठीक है। दूसरा ये कि देखिए हमने क्योंकि जाहिर है ऑफ कोर्स आपकी सारी की सारी अब जी आजकल करंट सिनेरियो में आप रिसेंट जो अपडेटेड आपके जो भी सिनेरियोज हैं उस पर आपका एक जेन्युइन इस्तेमाल तो है जी। आपकी बहुत सारी रिसर्च जैसे हमें खुद अपने जो पेशेंट से रिलेटेड जो डाटा है सारा कुछ इससे हमें वो बसता रहना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कुछ और मेजर्स हैं कि आपकी स्क्रीन में फॉर इंस्टेंस आपको उसको नाइट मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, सही। इवन आपके जो सिस्टम में कुछ ऐप्स होती हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे टाइम आउट है, तो वो बेसिकली क्या होती है कि आपकी ब्लू लाइट को किसी हद तक, ग्लेयर को किसी हद तक और किसी हद तक ये जो रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, या ब्राइटनेस को वो मैनेज कर लेती है। तो उससे आपके आंखों पे रिलेटिवली उसके जो डिजास्टर्स इफेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा ये होता भी है मोबाइल में ना, एक ऑप्शन भी होता है नाइट मोड का, तो ये ऑन कर लेना चाहिए रात के वक्त खास तौर पे। जी बिल्कुल। फिर दूसरा ये कि जैसे एप्पल वगैरह में या कुछ ऐसे जो जैसे इवन सैमसंग वगैरह में भी ये जो फिल्टर्स वगैरह जो ग्लेयर और इसको ब्लू लाइट और ब्राइटनेस को मैनेज कर लेते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर है आप इसको इनकॉर्पोरेट करवा के तो इसके जो डेंजरस इफेक्ट हैं उससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया पोजीशनिंग हो गई, आप इसको जो एप्स वगैरह इंस्टॉल करके या फिल्टर्स, इवन जो भी प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी होती हैं, कंप्यूटर गॉगल्स उसको कहते हैं, वो लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कि आप एक्सेसिव ब्लिंकिंग करें, ठीक है, पानी ज़्यादा पिएं, ठीक है। और फिर एक बहुत जैसे 20-20 रूल है एक कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट पे किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते रहें। उससे ये होता है कि आपका जो ये स्ट्रेस है विजन पे, जो चाहे अकोमोडेशन की वजह से है या स्क्रीन के जो आप कॉन्स्टेंटली गेज कर सकते हैं वो इफेक्ट काउंटर हो जाता है। तो 20-20-20 हर 20 मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखें। अच्छा, ठीक फिर है। उसमें आप शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं, सही। आपकी इवन जो एयर कंडीशनिंग वगैरह है, एयर कंडीशनिंग की वजह से आपका जो ये ड्राइनेस वाला एलिमेंट है ये और एग्रावेट हो जाता है। लेकिन अगर ये ड्राइनेस वगैरह ये इचिंग होती है और ये ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो क्या रिकमेंड करेंगे? बिकॉज हम लोग, आपको पता है हम खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, घर में हर कोई डॉक्टर होता है और वो दूसरे को नुस्खा दे देता है कि अच्छा इस तरह की चीज़ हो रही है तो ये चीज़ यूज़ कर लो, ये चीज़। और आई ड्रॉप्स जो है वो ओवर द काउंटर भी मिल जाते हैं और हर कोई मशवरा भी दे देता है। तो कौन से आई ड्रॉप यूज़ करने चाहिए हमें और कितने यूज़ करने चाहिए? क्या उसका भी एक्सेसिव यूज़ जो है वो डैमेज कर सकता है हमारी आंखों को अगर हम एक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो? जी अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए उसमें एक तो ये कि जिस तरह मैंने पहले जो आपको मेजर बनाई, अगर आप उन मेजर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छा जिस तरह मैं एसी की बात कर रहा था कि उससे आपको एग्रेवेट हो जाती है, तो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। वो क्या होता है कि रूम में मॉइस्चर को बढ़ा देता है, तो उससे आप थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आपके लिए बेहतर हो जाता है, ड्राइनेस किसी हद तक मैनेज हो जाती है। जी। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे, आप शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी ऑफ कोर्स ये है कि जितना आप इसको स्ट्रांगली इन जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हैं करेंगे तो आपको किसी जिस तरह ड्रॉप की आप बात करें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ब्रेक्स लें, सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको जरूरत पड़ती भी है तो सिंपल टीयर्स जो है, जो टीयर्स रिप्लेसमेंट वो किसी भी नाम से जैसे आ सकते हैं, टीयर्स प्लस, टीयर्स नेचुरल के नाम से, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दे प्रोवाइड जो सम सॉर्ट ऑफ आप लुब्रिकेटिंग इफेक्ट आ जाएगा और सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा हमारी आंखों के ऊपर? साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और जो लोग ऐनक लगाते हैं उनके लिए स्क्रीन टाइम कितना डेंजरस हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी उनकी आंखें जो है वो कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर है, ऊपर से वो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो ऐनक से लेज़र की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो वो किस तरह जा सकते हैं?
अच्छा, इसमें अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये कि जो लोग एनिक लगाते हैं वो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स अगर एनिक नहीं लगाएंगे तो उनका फैक्टर उस एनिक ना लगाने की वजह से बढ़ जाएगा। तो एनिक तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स दे हैव टू यूज़ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो अगर उसमें ऑफ कोर्स जिस तरह हमने बात की कि एनिक जब लगाएंगे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उस जितना ज़्यादा आपका अकोमोडेशन इन प्रोसेस होगी, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, तो उस आंख के ऊपर स्ट्रेस की वजह से किसी हद तक आपका रिफ्रैक्टिव एरर या आपका जो मसाइल और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका यही है कि आप अगर आप अप्रोप्रिएट नंबर की आपको जो एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव एरर वो यूज़ करते हैं तो ऑफ कोर्स उससे आपको कोई, और ये जो सारी जो कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड जो सारी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ज़ाहिर है जो लेज़र वाली बात है, लेज़र बिल्कुल जो अभी आजकल जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र हैं, रिसेंटली एडवांस वर्जन है लेज़र्स के, तो जस्ट इन ए मिनट आपके जो एनिक है जो वो लेज़र से ख़त्म हो जाती है, और ये एक लाइफ लॉन्ग और इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक एंड रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स। मतलब लेज़र के बाद फिर वो सारी ज़िंदगी एनिक्स नहीं, स्पेक्टिकल्स नहीं लगा सकते हैं, वो उनकी नज़र सही हो जाती है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये कि जो नियर विजन जैसे जिसको प्रेस्बायोपिया कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है आप अराउंड कह लें कि 40 to 45 के बाद हर एक को ज़रूरत पड़ती है उसकी। वो एज रिलेटेड फिनोमेना है, तो वो ऑफ कोर्स ज़ाहिर उसकी ज़ाहिर अकॉर्डिंग टू द एज वो ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज जो दूर के लिए है, जो यंग लोग हैं उनको परमानेंटली वो ग्लासेस से। लेकिन क्या इसमें लेज़र कराने में भी कोई एज फैक्टर आता है कि इस एज ब्रैकेट के लोगों से ही इसको रेफर किया जाता है? देखिए उसमें जो नॉर्मली होता है कि जो एफडी अप्रूव्ड आप कह रहे हैं कि जो जिस तरह जो लेज़र्स के लिए जो एज आप 18 से ऑनवर्ड, ठीक है, आप कोई भी दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द लेज़र। और इसमें क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि जो जदीद तरीन लेज़र के साथ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू प्रोवाइड देम द रेवोल्यूशनरी एंड ड्रामेटिक विजुअल रिहेबिलिटेशन आफ्टर द लेज़र, तो उसमें बड़े ड्रामेटिक इसके रिजल्ट्स हैं। और जैसे फॉर इंस्टेंस आप भी कह लें कि 18 से 40 ईयर्स तक की जो ब्रैकेट्स के जो लोग हैं वो बहुत जैसे आप कह लें कि कंफर्टेबल हो जाते हैं आफ्टर द लेज़र। और दूर के लिए तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जो एनिक की ज़रूरत नहीं रहती। नज़दीक के लिए क्योंकि ये एज रिलेटेड फिनोमेना है तो नज़दीक के लिए आपको फिर वो एनिक लगानी पड़ जाती है जो 40 ईयर्स के अबव होते हैं। अच्छा, दूसरा ख़वातीन के हवाले से बिलखसूस मैं पूछना चाहूँगी जो लोग लेंस यूज़ करती हैं, उनके लिए बताइए कि लेंसेज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं आँखों के लिए, या उनके लिए भी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। अच्छा, उसमें इस तरह के जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं वो हमें आँख को कई तरह से डैमेज कर सकते हैं। जिस तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस जिस मटेरियल से आप सोल्यूशन से वॉश कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट लेंस का मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है, और कई दफ़ा ये होता है कि आप कंटेंट लगाते हुए किसी नेल या किसी ट्रॉमा हो जाता है, तो ये अगर फॉर इंस्टेंस ये अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है तो यू कैन एंड अप विद ए कॉम्प्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्नियल अल्सर। आँख के अंदर जख्म इन्फेक्शन बन जाता है, तो जो कि दैट इज़ वन ऑफ द काजेस ऑफ परमानेंट जो आपका ब्लाइंडनेस, हाँ जी, उसको अनलेस उसको किसी जो जैसे केराटोप्लास्टी या कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन से मैनेज ना किया जाए तो दीज पीपल एंड अप विद द ब्लाइंडनेस। तो उसमें बिल्कुल जो ऑफ कोर्स देखें अब तो क्योंकि ज़ाहिर लेज़र्स आ गए हैं, we being the ophthalmologists tend to encourage the people कि either they should use spectacles और they should shift towards the lasers, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट लेंस का हम उस तरह का प्रिकॉशंस नहीं ले सकते। अच्छा, ये तो कॉन्टेक्ट लेंसेज है ना जिनकी नज़र ख़राब है, एक है जो फैशन लेंसेज या कॉस्मेटिक लेंसेज जो यूज़ करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, उसमें देखें जो कॉस्मेटिक या इवन नज़र के लिए भी यूज़ करते हैं, अगर आप देखें उनके सोल्यूशन को आप अप्रोप्रिएट, ठीक है, आप एक्सपायर होने से पहले उनको यूज़ कर लेते हैं, उनका मटेरियल अच्छा है और उनको आप और दिन में कितने घंटे लगा सकते हैं? इसमें देखिए बेहतर ये कि मैं हम पेशेंट्स को ज़्यादा बेहतर हम जो गाइड जो करते हैं वो ये कि इवेंट्स पे आप लगाएं। सही, आप कई लोग होते पहले जो एक्सटेंडेड वियर लेंसेज होते लगा के सो भी जाते थे, ठीक है, उसमें जो डेली वियर अच्छी क्वालिटी के लेंसेज जिस जो मैंने फीचर्स बताए वो यूज़ करें, और उसके बाद ये है कि उनको
इतना ज़्यादा देर के लिए दिन में यूज़ करने की ज़रूरत सही, है, जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके। जितनी ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं उतनी ज़्यादा आपको लेनी चाहिए। और ये किसी भी तरीके से अगर आपकी आंखों का मसला है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आंखों की सेहत का ख्याल रखना भी जनाब बेहद ज़रूरी है। अगर आंखें होंगी तभी आप अल्लाह ताला के जो हसीन नज़ारे हैं ये देख सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नासिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। स्क्रीन टाइम इफेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमने इस पर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें शहरियों के मसाइल पर गुफ्तगू और हुकाम बाला के नोटिस में लाते हुए उनका मुनासिब हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब ईद उल अज़हा की आमद है और तमाम शहरियों की भरपूर कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी कुर्बानी के लिए एक अच्छा सा और खूबसूरत सा जानवर लेकर आया जाए ताकि उसकी खिदमत करने के बाद अल्लाह की राह में उसको कुर्बान कर सके। और पाकिस्तान में जानवर ख़रीदना भी किसी महाज सर करने से कम नहीं रह चुका और इस मुश्किल मरहले को अबूर करने के लिए शहर में मवेशी मंडियाँ लगाई जाती हैं ताकि सभी तरह के जो जानवर हैं ना एक ही जगह पर हमें मैसर हों और एक ख़रीदार अपनी मर्ज़ी से और बजट को देखते हुए अपना मनपसंद जानवर वहाँ से ख़रीद सके। लेकिन ख़बर हमें कुछ यूँ मौसूल हुई है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का फंड्स की अदम दस्तयाबी का उनको सामना है और जिस वजह से मवेशी मंडियों का मुस्तकबिल दाव पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यही सूरत हाल रही तो जिस तरह हमने देखा कि रमज़ान मुबारक में रमज़ान बाजार नहीं लग सके थे, इसी तरह वही हालात हमें मवेशी मंडियां ना लगने की सूरत में भी देखने पड़ सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर की जानिब से गुज़श्ता साल 13 मवेशी मंडियां फ़ाल की गई थी और मौजूदा मुल्की हालात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस MCL सालाना रेवेन्यू टारगेट पूरा ही नहीं कर सका है। और मवेशी मंडियों को फाल करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने महकमा बल्दियात से 2 अरब का बजट मांग लिया है। और अब देखना यह है कि मवेशी मंडियों के लिए ये बजट अदा किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो है ना अवाम को ईद का तोहफा देने की भी ठान ली है। जनाब अब मवेशियों पर भी टैक्स लगेगा जो कि व्यापारियों ने अदा करना है, जिसमें बड़े जानवर पर 1000 और छोटे जानवर 500 रुपये मुख्तस किए गए हैं और जिसके एवज व्यापारियों को शामियाने मिलेंगे, जनरेटर मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, आर्जी बैतुल खला की सहूलत वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन ये टैक्स का बोझ भी जनाब अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो क्या सूरत हाल रहती है मवेशी मंडियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। ईद उल अज़हा की आमद है, तैयारियां कैसे की जा रही हैं और किस तरह कितनी गहमा गहमी है, लोग क्या ज़्यादा ख़रीदारी करना पसंद करते हैं, इस दफ़ा मार्केट के क्या रेट्स रहेंगे, इस हवाले से डिटेल में हम गुफ्तगू करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ खान साहब हैं जो कि हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के। अब्दुल लतीफ़ साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा अब्दुल साहब, सबसे पहले तो बताइए इंतज़ामात के हवाले से, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है और हर किसी की ये कोशिश होती है कि मंडी में जाया जाए, वहाँ पे अपनी मनपसंद का जो जानवर है उसको ख़रीद कर लेकर आया जाए। तो कैसे इंतज़ामात किए जाते हैं मवेशी मंडियों में, ये बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी पूरे पंजाब लेवल पे ऑपरेट करती है। अच्छा। हमारी जो टोटल हैं वो 118 मंडियाँ हैं। ये जो 118 मंडियाँ हैं ये पूरा साल ऑपरेट करती रहती हैं। सही। और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी जो मंडियाँ होती हैं ये वीकली बेसिस पे लगती हैं। लेकिन जब ईद आती है तो ईद के ऊपर हमने अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको सहूलतें देने के लिए हम स्पेशली तौर पर ये करते हैं। फिर ये मंडी वीकली नहीं लगती। अच्छा। ईद के आखिरी 10 दिन ये फिर हमारी मंडियाँ ऑपरेशनल हो जाती हैं। अब ईद के आखिरी 10 दिन में हम ये करते हैं कि वहाँ जो व्यापारी आते हैं उनको हम वहाँ जगह प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए टेंटिंग की सहूलियात मुहैया की जाती हैं, जानवरों के लिए चारा पानी मुहैया किया जाता है और इंसानों के लिए भी पीने का पानी मुहैया किया जाता है। हमारी जो शाहपुर कांजरा की मंडी है यहाँ हमारा एक फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है। इसके अलावा हमारी लाइफ स्टॉक की टीमें मौजूद होती हैं जो जानवरों को चेक करती हैं
कोई लंपी स्किन का इस तरह का कोई एनिमल हमारी मंडी में इंटर ना हो, तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है उस पे हमारी वो टीमें जानवरों को बड़ी डिटेल से चेक करती हैं। 1122 की हमारी टीमें मौजूद होती हैं। ये हमारी ये जितनी मंडियाँ ना ये आउटसोर्स हो चुकी हैं, ठेकेदारों मतलब वो रिकवरी करती हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। तो सिक्योरिटी हमारे लोग भी मौजूद होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और ठेकेदारों की तरफ से भी सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम किया जाता है। पंजाब में 118 आपकी मंडियां जी हमारी 118 काम कर रही हैं। जी 118 और ये जिले इंतजामिया के अंडर ही आती हैं? नहीं, ज़िली इंतज़ामिया का जो सेटअप है वो अलहदा है। जैसे कि आपने मेंशन किया ना, जो टेम्परेरी सेल पॉइंट्स वो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से लगाए जाते हैं, हमारी मंडियाँ अलहदा हैं। सही। और ये किसके अंडर आती है? ये पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। हमारी मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर काम करती हैं। तो अभी जो ये मंडियां लगेंगी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, क्या उसमें कोई आप लोगों का कोई कोलैबोरेशन होगी, कोई किरदार है कि आप लोग भी वहाँ पर कोई अपना एक किरदार अदा करेंगे, या आप लोग के अलग हैं और उनके अलग हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा सेटअप बिल्कुल अलग है। सही। और उनका सेटअप बिल्कुल अलग होता है। वैसे कोलैबोरेशन होती है, एक दूसरे से हमारा तावन जारी रहता है, लेकिन हमारा सेटअप अलग है उनका अलग है। ठीक है। और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसी कंपनी के पास रहता है या हुकूमत के पास भी जाता है? हमारी जो कंपनी है ये सेक्शन 42 के तहत बनी है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत। फिर 2017 में ये अमेंड हो गया था, अप टू डेट जो है। जो सेक्शन 42 है ये कहते हैं ये NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। बेसिकली हमने जो पैसा उससे क्लाइंट से लेना है, जो क्लाइंट वहाँ आ रहा है, फिर वही पैसा हमने उसी क्लाइंट की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। मॉडल मंडियाँ हमने बनानी है, और जो लोग हैं उनको वहाँ हमने सहूलियात देनी है, ये उस पर खर्च करना है हमने। अच्छा, लाहौर में कितनी मंडियाँ हैं? वैसे तो ओवरऑल पंजाब में 118, लाहौर में कितनी है टोटल? ओवरऑल मैडम 118 मंडियाँ, लेकिन लाहौर डिवीजन में हमारी हैं तकरीबन 4 मंडियाँ। लाहौर में हमारी एक मेन मंडी है शाहपुर कांजरा, अच्छा, जो पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। जी, और इस साल पिछले साल ये 90 करोड़ पे इसकी ऑक्शन हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने बड़ा हेल्दी कंपटीशन कराया है। अच्छा। तो ये 1 अरब 10 करोड़ पे ये चली गई है। 1 अरब 10 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को सिर्फ इसी एक मंडी से आएगा हमें इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है अब्दुल लतीफ़ साहब, बिकॉज बड़ी ईद पे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी शाहपुर कांजरा में मंडी लगती है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है हमें भी और देखने वालों को भी कि इसमें आप लोगों की भी मंडी लगती है और उनकी भी मंडी लगती है क्या? नहीं मैडम, उनकी शाहपुर कांजरा में नहीं लगती। उनके अलहदा 7 या 8 को सेल पॉइंट है ना, वो लाहौर के डिफरेंट पॉइंट्स पे वो लगाए जाते हैं। क्योंकि होता यह है कि हमारी शाहपुर कांजरा भी बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन ईद के ऊपर इन्फ्लक्स ऑफ एनिमल इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक मंडी से वो कवर नहीं किया था। इसलिए लोगों को सहूलियात देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी ये मंडियाँ लगाती है, ये मंडियाँ लगाती है ताकि लोग आसानी से जाएं, उनको सहूलियात मुहैया की जाएं, आराम से बगैर किसी तकलीफ से वो अपना जानवर ख़रीदें और घर आ जाएं अपने। तो अभी आप लोगों की जितनी भी मंडियाँ हैं वो फ़ाल हैं, वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त जारी है जानवरों की? जी हमारी, मैंने मैडम जैसे आपको बताया ना, वैसे रूटीन में ये वीकली मंडी होती है। जैसे हमारी जो शाहपुर कांजरा मंडी है बुध वाले दिन लगती है। सही। ईद से 10 दिन पहले ये, लेकिन ये कम्प्लीटली ये 10 दिन के लिए फाल हो जाएगी। फिर ये डे एंड नाइट ये चलेगी। हम अपना लाइटिंग का भी इंतजाम कर देंगे। अभी वहाँ पे लोगों को या जो व्यापारी आते हैं उनको क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं? मैडम जो व्यापारी आते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि सबसे पहले तो व्यापारी को हम जगह प्रोवाइड करते हैं, उनको शामियाने लगा के देते हैं। हमने उनके लिए बिजली का इंतजाम किया हुआ है ताकि वो अपने जानवर वहाँ आके रख सकें ईद तक। उसके अलावा मेडिकल की भी प्रोविजन है वहाँ। इसके अलावा हमने हमारी होटल्स हैं, कैंटीन्स कैंप की गई हैं। और ईद के जो 10 दिन होंगे उस पर हम हमारी एक मोबाइल, हर ईद पे हम इंतज़ाम करते हैं, मोबाइल ATM का भी वहाँ हम इंतज़ाम करेंगे। अच्छा। ताकि लोगों को कैश का भी कोई इशू ना हो। मतलब ये ईद के हवाले से खसूसी इंतजाम ये खसूसी इंतजाम होगा, इंतजाम किए जाते हैं। और ये ईद से 10 दिन पहले ये मंडी जो है फाल हो जाती है, वो मुकम्मल। वैसे तो ये शाहपुर कांजरा बहुत बड़ी मंडी है, तो अभी से जानवर आना ईद के शुरू हो गए 1 महीना पहले ही, लेकिन 10 दिन पहले के दौरान ये बिल्कुल फुल इन्फ्लेक्स के ऊपर होती है। अच्छा, जैसे ज़िला इंतज़ामिया ने जानवरों पे टैक्स ज़ायद किए हैं, क्या आप लोगों की मंडी में भी जानवर पे टैक्स होता है? जी मैडम, हमारा जो जानवरों पे हमारे पूरे पंजाब में यकसा टैक्स है हमारा। अच्छा। वो एक जैसा ही है। 100 रुपये हम छोटे जानवर पे लेते हैं और 500 रुपये हमारा बड़े जानवर पे टैक्स होता है मैडम जी। ये हमारा बेसिकली एंट्री टैक्स होता है। अच्छा, एंट्री टेस्ट होता है आपका? एंट्री टैक्स मतलब जिस हाँ, जो व्यापारी एनिमल लेके आएगा वो जब इंटर होगा वो हम उसी वक्त उससे ये रिसीव कर लेते हैं ये टैक्स। तो उसके बाद जो सेल और परचेज होती है उसमें भी क्या आप लोगों का कोई होता है?
नहीं मैडम, ये टैक्स वगैरह सेल होता और है? परचेज जो है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। ये मतलब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, ये मार्केट की अपनी फ्लो के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तो रेवेन्यू जैसे आपने ऑक्शन के हवाले से बताया कि इस साल बड़ी अच्छी रेवेन्यू आप लोगों ने जनरेट किया है, तो उसका फीडबैक कैसा आया था जब आपने वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाए थे? मैडम, इस दफ़ा एक तो इस गवर्नमेंट की बुनियादी पॉलिसी है शफाफियत पहले नंबर पर, जी। ट्रांसपेरेंसी, हर जी। काम में हमने ट्रांसपेरेंसी को पहले बिल्कुल। नंबर पे रखना है। हम देख भी रहे हैं। हाँ जी। जी, तो उसी सिलसिले को अडॉप्ट करते हुए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे हैं, उनकी भी हमें बड़ी खुसूसी हिदायत थी कि ट्रांसपेरेंसी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमने एडवर्टाइजमेंट कराई जो हमारे अच्छा। नेशनल डेलीज थे, उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है। जी जी। अच्छा, मंडियों के अंदर हमने एडवर्टाइजमेंट कराई, और अच्छा। जिस दिन हमारी एक्शन होनी थी उस दिन मैडम हमने रिकॉर्डिंग कराई है, लाइव रिकॉर्डिंग की है आपके मीडिया ने कवर किया है, और इसके अलावा हमारा एक ट्विटर अकाउंट भी है और फेसबुक अकाउंट के ऊपर हमने उसको लाइव चलाया है। तो वुड यू बिलीव कि एक एक्शन तो वो थी वो जो हमारे मतलब कमेटी रूम के अंदर हो रही थी, और उसको बाहर लोग लाखों की तादाद में बैठ के देख रहे थे। अच्छा। कि इस हद तक हमने इसको ट्रांसपेरेंट बनाया, तो जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि हमारी जो पिछले साल की एक्शन बिड थी जो वो थी 3.7 बिलियन, इस साल हम 5.66 बिलियन पे चले गए। ये क्या तकरीबन बात है, एक ह्यूज इंक्रीज आया है, 1 अरब 86 करोड़ रुपए का। और ये हर साल होती है आप लोगों की ऑक्शन? जी मैडम, हर साल होती है, हर साल होती है। और इससे इस दफ़ा जो है खासा जो है आप लोगों को बेनिफिट ही हुआ है, जी रेवेन्यू ज़्यादा ही जनरेट हुआ है जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो कहाँ कहाँ से जो है आपकी जो मंडियाँ हैं, जो 118 मंडियाँ पंजाब में, कहाँ कहाँ से व्यापारी आते हैं? पूरे मुल्क से आते हैं वहाँ पर? जी मैडम, ये मैं आपको बता दूं, जो हमारा एनिमल है ना, ज़्यादातर ये हमारा साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध से आता है। अच्छा। और परचेज़ होने के बाद इसकी जो एनिमल उसकी जो फ्लो आउट है वो फिर केपी चला जाता है, बलूचिस्तान भी चला जाता है, और अपर पंजाब में इसका मतलब जानवर को ज़्यादातर फिर इसका फ्लो है। आता ज़्यादातर इंटीरियर सिंध और साउथ पंजाब से है। साउथ पंजाब तकरीबन से 90% इंटीरियर सिंध से आता है। जी, और जिस तरह पिछले साल हमने बहुत देखा था कि लंपी स्किन के हवाले से सिंध में ख़ास तौर पर, ये कराची में वहाँ पर मंडियों में बहुत ज़्यादा जानवरों में लंपी स्किन पाया गया था, तो इस हवाले से आप लोग कोई इकदाम उठाते हैं कोई चेकिंग के हवाले से कि किस तरह जानवरों को चेक करना है ताकि इस तरह की कोई बीमारी ना आ जाए? जी मैडम, इस पॉइंट ये बड़ा सीरियस इशू है, इस पे हम बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं। अच्छा। हमारे अपने भी लाइफ स्टॉक के रिलेटेड डॉक्टर्स और हमारा वेटरनरी असिस्टेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा। उनकी तरफ से भी हमें हेल्प हो रही है, और उनकी तरफ से भी लाइफ स्टॉक के जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है ना, हमारी मंडी में मैडम एग्जिट पॉइंट प्रॉपर्ली बने हुए हैं। तो एंट्री पॉइंट पे हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे चेक करते हैं, और हमें थोड़ा सा भी शक हो कि कोई जानवर इफेक्टेड हो सकता है लंपी स्किन से, तो वो उस जानवर को हम मंडी में इंटर नहीं होने देते। सही। सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे क्या इंतजाम रखे जाते हैं? जैसे मैडम मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी तमाम मंडियाँ जितनी में आउटसोर्स्ड हैं, यानी हमने एक्शन कर दिया, इसको ठेकेदार चलाता है। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो पंजाब कैटल मार्केट कंपनी का, तो हमारे पास तकरीबन कोई 500 लोग हैं, ये हमारा अपना स्टाफ है। इसके अलावा कोई 3000 के करीब पूरे पंजाब में स्टाफ, वो जो ठेकेदार हैं जिनके पास मंडियाँ हैं जो चला रहे हैं, वो भी अपना सिक्योरिटी स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा। तो हम लोग मिल के सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। लेकिन अच्छा, थोड़ी सी जेनेरिक सी अगर बात कर लें, हम देखते हैं कि मंडियां तो होती हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, लेकिन जैसे ही ईद आना शुरू होती है तो बहुत से इलाकों में, बहुत से सड़कों पर लोग जो है जानवर लेकर खड़े हुए होते हैं और वहाँ से ख़रीदारी भी हो रही होती है। तो इस हवाले से आपको लगता है कि कोई चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए? बिकॉज मंडियाँ तो ऑलरेडी फ़ाल हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बना दिए जाते हैं जहाँ पे जानवर खड़े करके ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है, इसको रोकना चाहिए? जी मैडम, बिल्कुल रोकना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारी भी 118 मंडियाँ हैं, वो भी फ़ाल हो जाती हैं, और 191 लोकल गवर्नमेंट के जो टेम्परेरी सेल पॉइंट्स हैं वो भी फ़ाल हो जाते हैं। अच्छा। अब ये अच्छा खासा हम एक मैकेनिज़्म बना के ना, हम व्यापारी को एक सहूलत मुहैया कर देते हैं, पॉइंट दे देते हैं, वो आके अपना जानवर बेचे। लेकिन फिर भी इस तरह की जब शिकायत आती हैं कि इसको हम कहते हैं इलीगल सेल पॉइंट्स, तो प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ एक्शन लेती है और इनको रिमूव कराती है वहाँ से। सही, ठीक है। और पूरा साल यही तमाम तर जो सहूलियात हैं दी जाती हैं व्यापारियों को, या वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं? जी मैडम, हमारी जो जितनी भी सहूलियात हैं ये पूरा साल ही उनको मुहैया होती हैं। अब बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉडल मंडियों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। हमारी इस वक्त अटक, फैसलाबाद और शेखापुरा में मॉडल मंडियाँ 3 ऑपरेटिव में काम कर रही हैं। मुल्तान में एक हमारी मॉडल मंडी मुकम्मल हो चुकी है,
इंशाल्लाह 30 जून से पहले उसका हम इफ्तिताह कर कर देंगे जी। और एक हमारी मॉडल मंडी आरिफ वाला में वो भी अगले 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाएगी। तो क्या फ़र्क है, ये जो अभी आम मंडियां हैं वो फाल हैं और एक मॉडल मंडी में क्या फ़र्क है? जी मैडम, मॉडल मंडी में ये फ़र्क है मैडम, एक तो मॉडल मंडी की एक 4 दीवारी होती है, बाउंड्री वॉल होती है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए प्रॉपर वहाँ शेड बनाए जाते हैं। अच्छा। इसके अलावा वहाँ बिजली का हमारा प्रॉपर इंतज़ाम होता है, पानी का इंतज़ाम भी बेहतर होता है। इसके अलावा ये होता है कि जो जानवरों का मतलब जो वेस्ट होता है उसके फ्लो आउट के लिए, उसकी सफाई के लिए भी हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है मैडम। अच्छा, ठीक है। और ये अब सब जगह ये मॉडल मंडियों का जो एक पैटर्न है वो लेकर आया जा रहा है? जी मैडम, इसमें हमने एक फार्मूला बनाया हुआ जो हमारी हाई पोटेंशियल मंडियाँ हैं ना, जी जी, जैसे ऐसी मंडियाँ जहाँ हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होता 15 से 20 करोड़ हो, तो उधर हम अब इस सेटअप को लेकर जा रहे हैं। हमारा प्रोग्राम है फैसलाबाद में, जंग में हमारी एक मंडी है मलुहाना मोड़, वो हमारी इस दफ़ा गई है तकरीबन को 31 करोड़ के एक्शन पे। तो वहाँ हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन चल रही है। 50 एकड़ ज़मीन भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है, वहाँ हम बनाने जा रहे हैं ये मंडी। ठीक है जी। अब्दुल लतीफ़ ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के। मवेशी मंडियों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह फ़ाल होती हैं, साला साल जो है इनकी मंडियां फ़ाल रहती हैं, और जो ईद के हवाले से ख़ास तौर पर वहाँ पे तैयारी की जाती है। अब्दुल लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कैटल मार्केट के हवाले से बात कर रहे थे। तो ईद की आमद है, मवेशी मंडियों के हवाले से हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं जनाब मार्केट का, जहां पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो अशिया हैं जिनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है उनकी क्या सूरत हाल है। तो अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जनाब यहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने तो मवेशियों पर टैक्सेस आयद कर दिए हैं, ईद का तोहफ़ा हमें मिल गया है, तो महंगाई के हवाले से हमें क्या तोहफ़ा मिल रहा है? ईद से पहले कौन सी चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी या क्या रिलीफ भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब्दुल कादिर बताइएगा इस हवाले से। अब्दुल कादिर से दोबारा से रब्ता बहाल करते हैं। और जनाब महंगाई के हवाले से आपको पता है कि महंगाई इस वक्त उरूज पर है, और जितनी भी अशे खुर्दोनोश हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ होती हैं, खाई जाती हैं, पकाई जाती हैं, वो खां सब्ज़ियाँ हों या फिर फल हों, अब वो एक गरीब आदमी की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। पहले फल जो थे वो गरीब आदमी की पहुँच से दूर थे, और गरीब कहता था कि हम फल खा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, कीमतें उनकी जो है बढ़ती जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो क्या सूरत हाल है महंगाई की? अब्दुल कादिर से रब्ता हमारा बहाल हो चुका है। अब्दुल कादिर बताइएगा, ईद की आमद है तो उससे पहले क्या तोहफ़ा दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से महंगाई के हवाले से? आज बिल्कुल महंगाई के हवाले से बात की जाए तो ईद उल अज़हा की आमद है, तो सबसे ज़्यादा जो इस ईद पर जो असरअंदाज होती है महंगाई वो हरे मसाला जात पर है, जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च शामिल हैं। इनकी कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इनकी कीमतें जो है वो अभी तक इंतज़ामिया के कंट्रोल में नहीं आ सकी हैं, क्योंकि जो सरकारी नस्नामे रोज़ाना जारी किए जाते हैं उसमें कीमतें कदरे कम होती हैं, लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो इसके जो है फर्क कुछ और ही होती है। प्याज 63 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। आज सरकारी रिलीज में दर्जा अव्वल के म्यारी प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में 63 रुपए में या 60 रुपए में जो है दर्जा अव्वल का प्याज नहीं मिल रहा है। प्याज मार्केट में इस वक्त जो है 80 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है और इसकी कीमतों में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। टमाटर 28 रुपए मुकर्रर किया गया। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है मार्केट में यही टमाटर 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 330 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लहसुन जो है 450 से 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत जो है वो गैर मामूली सतह पर है, क्योंकि जो सरकारी रिलीज है उसमें अदरक 740 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अदरक 840 से 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च का कीमत के हवाले से बात की जाए तो 80 रुपए मुकर्रर की गई है आज के सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में सब्ज मिर्च जो है 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह गर्मियों में जो है लीमू पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है और लीमू मार्केट में जो है वो 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यही कीमत जो सरकारी रिलीज में है वो 190 रुपए फी किलो है। और इस हवाले से शहरी जो है वो खासे परेशान है और उनकी जानिब से मौका पे इख्तियार किया जा रहा है कि ये
वो सब्जियां हैं जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां, हंडिया कुछ भी पका ली जाए। ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब इसी नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासर है और हर कोई इस मसले के हल के लिए बात करना चाहता है और इस पर अमली इकदामात भी करता दिखाई देते हैं। तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ माहौलियाती आलूदगी की, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स, वॉक्स और सेमिनार्स का अहतमाम किया जाता है ताकि लोगों में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन एनर्जी और तहफ़्फ़ुज़ माहौल के हवाले से शऊर पैदा किया जा सके। और अगर बात की जाए हमारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम अक्सर ये ख़बरें भी आपको बता रहे होते हैं कि जनाब लाहौर आज फिर स्मॉग में दुनिया के पहले नंबर पर आ गया है, या पाकिस्तान इन मुल्कों में है जो ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, उनके लिए कुछ बेहतर हम लोग पाकिस्तान छोड़ कर जाएँ। और हमारी हुकूमतों ने इस बारे मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जिनके ज़रिए माहौल को साफ़ सुथरा रखा जा सके और इसके लिए दरख्त लगाने का अमल भी शुरू किया गया ताकि क्लाइमेट चेंज के असरात को थोड़ा सा कम किया जा सके। इसके अलावा निजी सतह पर भी हमारी जो NGOs हैं वो भी इस मकसद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो अल खिदमत फाउंडेशन ने PHA के ताउन से स्मोग फ्री लाहौर मुहिम के तहत शहर में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया और इस मुहिम का आगाज़ 15,000 पौधे लगाकर किया गया। मुहिम का बुनियादी मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की तरगीब देना है और स्मॉग फ्री बनाकर साफ़ माहौल फराहम करना। और दरख्तों की कमी की वजह से स्मॉग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और जनाब आज भी जो लाहौर शहर है वो 5वें नंबर पर है अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मुल्क के माहौल को बेहतर बनाएं। इसके अलावा दुनिया भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की भी हौसला शिकनी की गई है, बल्कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के खिलाफ यूरोपीय तजावीज़ में इस पर पाबंदी पर भी गौर किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि शॉपर बैग्स पे काफ़ी हद तक पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हर मामले की तरह यहाँ पर भी लाकानूनियत दिखाई दी है और इस पाबंदी को हवा में उड़ा दिया गया है। तो पूरी दुनिया में इस मसले से दो चार है पूरी दुनिया। तो किस तरह हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हमें क्या क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दुरे शहवार हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर दुरे, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद वकास जाफरी साहब हैं जो कि हैं सेक्रेटरी जनरल हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। सर, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आप भी ठीक है? शहवार, दुरे शहवार, आप भी ठीक है? सबसे पहले दुरे शहवार आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी कि ये फ़ज़ाई आलूदगी, स्मॉग जिसे कहा जाता है, हम सर्दियों में तो इस पे बहुत ज़्यादा बात करते थे, सर्दियों में देखते थे कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मियों में भी ये बहुत ज़्यादा है। हमारा लाहौर पहले नंबर पर आ जाता है और आज जो है अनफॉर्चुनेटली 5वें नंबर पर है हमारा लाहौर, फिर भी फ़ज़ाई आलूदगी में, जो अच्छी बात नहीं है। तो क्या कहेंगी, गर्मियों में भी इतनी फ़ज़ाई आलूदगी क्यों हो रही है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारा कुछ जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इनपुट है वो ह्यूमन एक्टिविटी का है। अच्छा, ये क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त काटते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम कोशिश नहीं करते कि हम अपने तौर पे कुछ अपनी तरफ से कोशिश करें। हम जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, हर चीज़ हमारी तरफ से गलत जा रही है। तो मेन रीज़न हम जो क्लाइमेट चेंज की है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। उसकी वजह से स्लोली अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि स्मॉग कंटिन्यूसली रही है। सिवाय
पहले तो सिर्फ सर्दियों में थी, लेकिन अब गर्मियों में भी है। हाँ। लेकिन अब आप देखेंगी तो वेदर पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बिल्कुल ऐसे मई है, आप देख ले, मई में इतनी अच्छा मौसम और खिला खिला सा मौसम लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि हम मई में जो है वो है, हमें ये लग रहा था हम जनवरी या फरवरी का मजा जो ले रहे हैं, मौसम ले रहे हैं। और जून का भी आप स्टार्ट देख लें, बड़ा प्लेजेंट सा, मॉडरेट सा है। तो सर आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस का हमें, ग्लोबल वार्मिंग का हमें सामना करना पड़ा है, क्या हम इसे एज अ चैलेंज लेते हैं, एज अ मसला लेते हैं कि परेशान होना चाहिए इससे हमें? देखिए, अब जो आदाद-ओ-शुमार इस वक्त पूरी दुनिया हमें बता रही है, उसके अंदर तो इस वक्त तो पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी के शिकार ममालिक में टॉप 10 में आ रहा है, शायद 5वें नंबर पे आ रहा है। यानी और दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी और दुनिया का 30वां सबसे बड़ा मुल्क रकबे के एतबार से। तो जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन कैपिटल यहाँ मौजूद है जिसको ये चैलेंज दरपेश है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये असल तो हमें इसको इसके आगे की तरफ चलना चाहिए। आदाद शुमार तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं, आपकी स्नो कम हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से आपकी बेवक्त बारिशें हैं। अच्छा, कराची में आप देखें हीट स्ट्रोक है, लाहौर में देखें स्मोग है, इस्लामाबाद में जो है पोल्यूशन, ये तीनों ट्रैप जो है ना उसमें मिलजुल कर जो है कि सारा। तो एक मसला तो देखिए, एक है कुदरती, ज़ाहिर है वो कुदरत के मुकाबले में तो इंसान अक्सर जो है ना कि उसकी कोई तौजी कर लेता है, लेकिन हमारी जो इंसानी बद इंतज़ामी है, मेरा ख्याल है हमें इसको मानना चाहिए कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इक़दामात हैं, जो कानून साजी है और जो हमारी जो गवर्नेंस है जिस काम के लिए, तो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें देखना चाहिए कि देखिए 1947 में पाकिस्तान में जंगलात का रकबा 3.3% था और अब 2% से भी कम रह गया। और दुनिया में बता रही है कि 25% होगा तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। यानी गोया वो स्टैंड नो वेयर, हम कहीं भी नहीं खड़े हो पा रहे। और इस वक्त ये जो आखिरी 2022 में तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि आपकी तीसरी अमवात की बड़ी वजह जो है कि ये माहौलियात, यानी जो है कि तीसरी बड़ी वजह के जो लोग मरे हैं उसकी वजह से। तो ये सब मिलजुल कर बताता है कि हमें यानी अब तो कोई एक एमरजेंसी जो है कि हमें क्रिएट करनी चाहिए, इदारों को, हुकूमत को, अफराद को, तालीमी इदारों को। और अरे जिस तरह ये भी एक किस्म का आपका कंट्रीब्यूशन तो यही है ना, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अलखिदमत अपने तय ये कोशिश कर रही है। देखिए, यानी कई यानी दायरे हैं जिसमें अलखिदमत स्फीयर्स में काम कर रही है। सबसे पहला तो है उसका वॉलंटियर्स का दायरा कार। यानी आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो सैलाब पिछले साल जुलाई में आया तो उसमें अलखिदमत के कोई 65,000 वॉलंटियर्स थे, यानी वॉलंटियर्स रज़ाकार के जिन्होंने काम किया। और आपने देखा होगा कि पूरे जो है कि टॉप से लेकर जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो किया। तो गोया अच्छा, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में हम कोई 1 मिलियन वॉलंटियर्स को ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं। सही ऐप हम बना रहे हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और फिर हम ये चाहते हैं कि इस सारे काम के अंदर, जिसमें एक बहुत बड़ा काम एनवायरनमेंट का भी है, उसका आगाज़ हमने ये किया है कि अलखिदमत ने अगली जो प्लानिंग है हमारी 2023-24 की, उसमें हमने ये तय किया कि 10 मिलियन 1 करोड़ पौधा पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे अपने वॉलंटियर्स की मदद से, तलबा और तालिबात की मदद से, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के स्टूडेंट्स की मदद से। और उसका आगाज़ हमने ये किया कि हमने 15 मिनट में 15,000 पौधे लगाए हैं पिछले हफ्ते। यानी हमें एयरपोर्ट के साथ जो पार्क्स मौजूद हैं, अच्छा इसमें PHA हमारे साथ है, इसमें सिविल एविएशन हमारे साथ मौजूद है, और जितने भी इदारे हैं हमारे, तो हम बेचारे के इधर हमें हुकूमती इदारों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के तौर पे ये मिसाल पर पौधा लगा दिया गया तो उसकी टेकर कौन करेगा? ये तो देखें ना, बहुत सारे पौधे तो अलामती लगते हैं, उसके बाद नहीं। यानी PHA ने बाकायदा ही कहा है कि उसके पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको आएगा। तो गोया यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इसको बेहतर बनाया जाएगा और इस तरह की मजीद ड्राइव्स का भी इनाकात किया जाएगा। उस हवाले से भी बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर दुरैफ़िशा शहवार, ये क्या आपको, जैसे सर ने बात की है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, दिन गर्मी का पता नहीं चलता कब आती है, मौसम में बहार गुजर जाता है। इस दफ़ा तो पता ही नहीं चला मौसम में बहार भी था या नहीं था। देन अभी आपको जैसे मई की हम बात कर रहे थे कि उसमें भी हमें बड़ा प्लेजेंट सा मौसम मिला, बारिश हो जाती है, कभी मौसम गर्म हो जाता है। तो क्या इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं? क्या देखा जा सकता है कि कितना क्लाइमेट चेंज हो सकता है हमारा आने वाले डेज में या इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं और हम ये भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आने वाले 10 सालों में हमारा क्लाइमेट चेंज का पैटर्न क्या रहेगा। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट रिसर्चेज हो रही हैं जो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स का डाटा प्रोवाइड कर देते हैं इन कंप्यूटराइज फॉर्म्स। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या पैटर्न होगा, रेनफॉल किस तरह की होगी, टोटल आपको उसमें एक प्रॉपर उसकी रीडिंग्स मिल जाती हैं। मतलब ये इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए हैं बिकॉज हम अगर किसी से बात करते हैं, जिस तरह लास्ट ईयर जैसे सर ने कहा कि जुलाई में सैलाब आया था और हमें पता है कि
पाकिस्तान का आधा हिस्सा उससे मुतासर हो चुका था और 1 साल होने वाला है और पता भी नहीं चला कि वक्त किस तरह गुजर गया है। तो इस तरह के कि मॉनसून में कितनी बारिशें बरसेंगी, उससे पहले क्या क्या हमें मेजरमेंट्स लेने चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें भी हम उस सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी हम उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मानसून का पैटर्न क्या रहेगा, रेनफॉल कितनी होगी, इवन उसके इंचेस तो हम पहले भी कैलकुलेट करते थे कि कितनी बारिश होगी, तो उससे और ज़्यादा हमारे लिए ईज़ हो गया है कि हम किस तरह से देख सकते हैं। लेकिन बात रही प्रिवेंशन की, तो उसमें हमारा जो किरदार है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे सर बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हमें एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न अपने तौर पे भी अपने घर के बाहर, अपने घर के अंदर कुछ पौधे हमें भी लगाने चाहिए और सिर्फ प्लांट नहीं करने चाहिए, उनका ख्याल भी करना चाहिए। तो जब तक हम अपने तौर पे कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर लाहौर की, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर की अगर बात करें तो पहले जिसको बागों का शहर कहा जाता था, अब वो सिर्फ अगर आप उसको ऊपर से उसकी लुक लें या उसको देखें तो वो सिर्फ कंक्रीट का एक शहर हमें लगता है, जहाँ पर पौधे बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो क्या इस वजह से भी हमारा जो यहाँ का जो मौसम है अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है? बिल्कुल वजह ही है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखें तो हम नेचर के साथ उसको अगर आप कंपेयर करें, एक प्रोसेस होता है नेचुरल, एक है एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। तो हम जितना भी डिस्टर्ब करें, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हम दरख्त काटेंगे, जगह जगह कूड़े फेंकेंगे, तो हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब होती जाएगी। अगर आप क्लाइमेट चेंज को देखें, ना सिर्फ क्लाइमेट ओवरऑल डिस्टर्ब हो रही है, जितनी हमारी फसलें हैं उनका सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मक्खियाँ, तितलियाँ, हर चीज़ को इफेक्ट हो रहा है, जो इनडायरेक्टली हमारे हर तरह के फूड साइकिल, फूड वेब में और पूरे एक नेचुरल साइकिल को बनाती है। हर चीज़ उसके साथ साथ डिस्टर्ब हो रही है, तो ओवरऑल वो हमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। और यकीन माने, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, जिस तरह दुर्र शहवार ने एक्सप्लेन किया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस होना शुरू हो गए हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने थे। Exactly. और वो सिर्फ ये कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इस तरह की है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, हमारा वेदर जो है। अच्छा सर, इसके अलावा आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? अल-खिदमत फाउंडेशन किस तरह की ड्राइव्स लेकर आ रही है? जी, वैसे तो अल-खिदमत फाउंडेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बुनियाद पर 7 मेजर एरियाज़ में काम कर रहे हैं, कि जिसमें एक तो डिज़ास्टर है, जिस तरह सैलाब की बात की, पानी पर हम काम कर रहे हैं। यानी पानी एक बहुत बड़ा, यानी आपको मालूम है कि इशू है, और कहा जाता है कि आने वाली जंगें तो शायद पानी पे लड़ी जाएंगी इस वक्त। यानी वाटर रिसोर्सेज का जो मामला है, हमने पिछले साल तकरीबन कोई 60 करोड़ का पानी का काम किया है, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन प्लांट से लेकर जो है कि वेल, और जो हैंड पम्प से लेकर और जो है कि सबमर्सिबल जो का ये सारा काम किया। और अभी मैं चित्राल का विज़िट करके आ रहा हूँ, तो जो ग्रेविटी होता है, जो पानी आप लिफ्ट करते हैं, और जो पहाड़ों पर, यानी इतना पानी मौजूद है, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाली आबादियों के पास पानी मौजूद नहीं है। तो हम ये सारे काम करें, और हमारा ख्याल है कि अगले साल हम तकरीबन 1 अरब यानी 100 करोड़ का जो है कि पानी का हम काम करेंगे। और वो जहाँ पर यानी चोलिस्तान से लेकर थरपारकर तक, और आपकी जो आबादियाँ जो आप उसमें रहती हैं, तो एक तो हम पानी का बड़ा बुनियादी काम हम कर रहे हैं। इस तरह अल-खिदमत फाउंडेशन ऑर्फन्स में काम कर रहा है। कोई तकरीबन 25,000 के करीब ऑर्फन्स, उनकी जो है कि तालीम, उनकी तरबियत, उनकी माओं की किफ़ालत, ये सारा काम कर रहा है। इनमें से कुछ तो बड़ी तादाद में वो यतामा है कि जो अपनी माओं के साथ मौजूद हैं, अपने घर में मौजूद हैं। अच्छा, जहाँ कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट, हमने आगोश होम्स, हम उसको यतीम खाना नहीं कहते, आगोश होम्स, जस्ट लाइक अ मदर लैप, कि माँ की जिस तरह गोद होती है, हमने उसको आगोश होम का नाम दिया है। तो हमारे पास इस वक्त जो है कि 20 आगोश होम्स पाकिस्तान में हैं, और 7 इस वक्त जो है कि ज़ेर तामीर हैं। तो ये काम हो गया। अगला काम हमारा हेल्थ का है। इस वक्त हमारे पास 45 हॉस्पिटल्स हैं, 65 मेडिकल सेंटर्स हैं, एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। ये पूरी हमारी ड्राइव है कि जो अल-खिदमत हेल्थ के तौर पर ये काम हो रहा है। सिमिलरली आप आगे चलते चले जाएँ तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे मसला हमने ये कहा है कि जेलों में काम। अच्छा, जो स्पेशल लोग हैं, यानी विद स्पेशल नीड जो है, मतलब हमने ये ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी को व्हील चेयर चाहिए तो अल-खिदमत जो है कि ऑन 1 कॉल हम इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पर पहुंचाएंगे। बल्कि हम आपको भी कहते हैं, यानी लाहौर न्यूज़ को कहते हैं कि वो इसको बिल्कुल अनाउंस करें, और लाहौर न्यूज़ की यानी जो उस वसातत से जो भी हमें आएगा तो इंशाल्लाह ये जो है कि हम उन तक पहुँचाएँगे। तो इस तरह के ये 7 एरियाज़ हैं कि इसमें अल-खिदमत फाउंडेशन काम कर रहा है। फिर आगे उसकी नीचे डिटेल मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले साल हमने तकरीबन कोई 2.25 अरब करोड़ लोगों को 19 अरब की मालियत का हमने जो कि सारी सर्विस, ये हमारे बेनिफिशरीज हैं। तो ये दायरा कार है कि जिसमें एक और वो मैंने कहा ना कि इसमें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ वॉलंटियर्स हैं।
यानी आपकी तरह के वॉलंटियर डॉक्टर साहिबा जो है, जो हमें बैकअप हमें सपोर्ट दे रहे होते हैं, और फिर हमारे पास वो हमारी वो जिसे कहते हैं कि वो हमारे वॉरियर्स हैं कि जो चाहे तो जो काम कर रहे हैं मैदान के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों के अंदर, और ये बहुत काम कर सकते हैं। देखिए 60% आबादी आपकी नौजवान है, यानी आपके 11 करोड़ लोग जो है कि वो मैट्रिक के अंदर मौजूद हैं, यानी ग्रेड 10 से नीचे हैं। तो आप इनको ठीक अलमियत तो ये है कि भाई ये इतने बड़े देखिए वो जो बात की जाती है कि वेल प्रिपेयर्डनेस, कि बाकी काम बाद में आते हैं कि आप तैयार हैं। वो मुझे कहीं मैंने पढ़ने को मिला कि हर नए हादसे पे हैरानी पहले होती थी, अब नहीं होती, कि हर नया हादसा आता है तो हम पर वो होता है कि बजाय इसके कि हम तैयार हो जाएं कि हम अगले उसके लिए कि भाई आइंदा कम से कम वो नहीं होगा जो पिछले साल हुआ। तो ये हमारे लिए। अच्छा, लास्ट पे आपसे पूछना चाहूँगी, ईद की आमद है, बड़ी ईद की आमद है, तो अल खिदमत फाउंडेशन उस हवाले से कुछ कर रहा है? जी, अल खिदमत फाउंडेशन एक तो हमारी जो कुर्बानी की कैंपेन होती है पूरे पाकिस्तान में, वो लोग के जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, पूरा हमारा चूँकि नेटवर्क मौजूद है, तो इस वक्त जो है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा जो बैरून पाकिस्तान भी कर रहे हैं। मसलन हम जो है म्यांमार, अच्छा इसी तरीके से तुर्की में ज़लज़ला आया है, वहाँ हम कर रहे हैं। अच्छा पैलेस्टाइन और गाज़ा जो है वहाँ, तो गोया कि अब अल खिदमत अपने जो है कि सिस्टर कंसर्न के साथ जो काम कर रही है। तो इस वक्त जो है इंशाल्लाह अब हमने यहाँ पूरा स्लाटर हाउस यहाँ एंगेज किया है, तो हम यानी गोया कि एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर ये काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा दुरूद शहबार, आप क्या लास्ट कमेंट देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि अवेयरनेस माशाल्लाह हमें हर तरह की है, और मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे से हम लोग हर चीज़ के लिए वेल अवेयर्ड हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि एज अ शहरी, एज एन इंडिविजुअल हम अपने तौर पे कोशिश करें, और हमें बहुत छोटी छोटी सी कोशिशें करनी है, जिसमें लाइक आपने कुछ नहीं तो सिर्फ अपने घर के बाहर और अपने घर के अंदर ही दरख्त लगाएं। कोशिश करें कि जगह जगह कूड़ा ना फेंकें, और कोशिश करें कि अपने सिर्फ घर को नहीं अपने मुल्क को भी साफ रखें। ये कोशिश हमने अपने इंडिविजुअल लेवल पे करनी है, ना कि हम एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे बात करें। बिल्कुल ऐसे ही, और ये इंडिविजुअली हम करना शुरू होंगे ना, तो इंशाल्लाह ये बढ़ते बढ़ते ये तमाम तरह प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ सैयद वकास जाफरी साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और डॉक्टर दुरूद शहबार भी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। एनवायरनमेंट के हवाले से हम बात करते किस तरह अपने माहौल को साफ सुथरा और बेहतरीन बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।